हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, उसी का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन जो था लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर काफी इंपॉर्टेंट था। इसको ठीक है ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि ये लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम लोग दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर वो कर रहे थे और 8 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। आप लोग अगर पार्ट 1 को नहीं देखें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन पर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा जाता है और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए, अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? यानी कि अपनी जटिलता के बावजूद जीवों में लैंगिक प्रजनन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लैंगिक प्रजनन जो है वो ज्यादा अच्छा होता है अलैंगिक प्रजनन से। ठीक है, तो बताएंगे जटिलता के बावजूद भी बड़े जीव जो है वो लैंगिक प्रजनन पाया है, क्यों? तो आंसर देखिए, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। यानी कि ये जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और धीमी बहुत धीरे वाली मतलब कि धीमी गति से होती है, लेकिन तब भी ये उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं, और अगर इस प्रकार का जनन होगा तो जो गुणसूत्र होगा उसका विनिमय होगा, यानी कि उसके बॉडी से इसके बॉडी में आएगा और नए लक्षण भी विकसित होगा, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। और ये पीढ़ी से लेकर के दर पीढ़ी तक ऐसा होते रहता है। और गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है, और गुणसूत्र का आदान प्रदान होने से विभिन्नताएं होती है, जैसे कि थोड़ा शकल जो मैच नहीं करता, थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये किसकी वजह से? गुणसूत्रों की वजह से। ठीक है, लक्षण जो है वो बदल जाता है। जैसे कि आप अगर एक बच्चे को देखेंगे तो माँ बाप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बड़ा होकर के और अलग हो जाते हैं। ठीक है, यही है गुणसूत्र, एक प्रकार का इसको बोल सकते हैं। तो गुणसूत्रों में आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है, जो जैव विकास में सहायक होती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और यही गुण के कारण बड़े जीव में जो है लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही घाटा है, वो ये है कि अगर कोई बीमारी होगा उसको, यानी कि माँ को या फिर बाप को, तो वो बीमारी बच्चे में भी आ जाएगा। यही सिर्फ एक प्रॉब्लम है, बाकी लैंगिक प्रजनन सबसे अच्छा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्म जनन सदैव अंतर संबंधित यानी कि अंतरबद्ध होते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मन सदैव जो है वो अंतर संबंधित, यानी कि ये दोनों के बीच का अंतर के बारे में वगैरह के बारे में अच्छे से बताना है। थोड़ा सा आप लोग देखिए लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मनज प्रक्रियाएं होती है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन नहीं बने प्लीज आप उसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसको नोट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई व्याख्या करके बताओ कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मनज सदैव अंतर संबंधित क्या है। तो लैंगिक जनन जो है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मनज प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन करता है वो द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये बात ऑब्जेक्टिव में भी इसको ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं वो सामान्यतः द्विगुणित होते हैं, और युग्मनज निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, और युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जो इंग्लिश वाले बच्चे समझ आइए। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्रजनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंडजनन। ठीक है, और शुक्राणु के निर्माण को शुक्रजनन और अंडाणु के निर्माण को अंडजनन। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जन्मों में होता है, और इसका निर्माण जो है वो नर और मादा, अब शुक्राणु का जो है वो नर में होता है और अंडजन का जो है वो मादा में होता है। ठीक है, उसके बाद युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित हैप्लॉइड होते हैं, और युग्मक में जो है गुणसूत्रों की संख्या वो आधी हो जाती है और युग्मक जो है वो अगुणित होते हैं। युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होती है, और युग्मक जनन प्रक्रिया जो है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, इसलिए अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं जो है वो अंतर संबंधित होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्माणु डिप्लॉयड जायगोट बनाता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर जो है काफी इंपोर्टेंट है, बहुत सारा चीजों को हमने देखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले भाई द्विगुणित होता है, जो सामान्यतः जो है लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होता है। उसके बाद आपको शुक्राणु में निर्माण को शुक्रजनन कहते हैं, अंडाणुओं में अंडजनन कहते हैं। ये सब एक नंबर मतलब कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और डिफिनेशन में कभी लिखेंगे तो ये सब भी अगर बीच बीच में लिख देंगे तो आपको नंबर मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चे को आंसर नहीं आता क्वेश्चन का, तो देखिए कभी अगर आंसर नहीं आया ना तो उसी से मिलता जुलता कुछ दूसरा भी लिख दीजिए। देखिए जैसे कि आपको टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 मार्क्स का, मान लेते हम लोग 30 मार्क्स का कंप्लीट कर लिए, अब 5 मार्क्स का बाकी रह गया, तो वहां क्या करेंगे, थोड़ा सा उस लाइन से जो क्वेश्चन पूछा उससे थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए,
बाकी अपना कोई भी लैंग्वेज घुसा दीजिए, लेकिन होना चाहिए बायोलॉजी का। वैसा नहीं कि बायोलॉजी में आप जबरदस्ती केमिस्ट्री घुसा रहे हैं, नहीं, बायोलॉजी का ही होना चाहिए। इसलिए ये सब चीज आपको बहुत काम देगा, अंडाणु, युग्म जनन, क्योंकि पढ़ने वाला भी सोचेगा नहीं कुछ लिखा होगा, उसको भी थोड़े उतना आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित है या फिर द्विगुणित। यानी कि पुष्पीय पादप के भाग को पहचानने के लिए कह रहा है और यहाँ पर बोलने के लिए कह रहा है कि भाई ये अगुणित है या द्विगुणित। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, ये अंडाशय है, ये परागकोश है, ये अंडा है, डिंब है, ये पराग है, ये नर युग्मक है और ये युग्मनज है। अब ये पार्ट मतलब कि ये पार्ट को देख करके आपको बताना है डायरेक्ट। वैसे तो चित्र भी दिया हुआ है, लेकिन ये चित्र वहां शायद दिया हुआ रहे नहीं रहे। ठीक है, तो ये इस सबको देख करके आपको बताना है कि भाई ये द्विगुणित है या अगुणित। और यहाँ पर देख सकते हैं उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, सारा चीज को द्विलिंगी पुष्प की अनुलंदन। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो आपका है अंडाशय, ओवेरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओवेरी, वो हो जाएगा आपका द्विगुणित। अंडाशय कहां पर होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये अंडाशय होता है यहाँ पर, ठीक है, घरों में, तो ये जो होता है द्विगुणित होता है। वहीं पे परागकोश जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर, वो क्या होता है, द्विगुणित होता है, यानी कि 2n। द्विगुणित को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं और यहाँ पर अगुणित को हम लोग n से डिनोट करते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, द्विगुणित को 2n से, अगुणित को n से। अब सबसे पहला जो हम लोग बात की अंडाशय यानी कि ओवेरी के बारे में, तो ये होता है द्विगुणित। परागकोश यानी कि एंथर के बारे में बात करें तो ये भी होता है द्विगुणित। अब परागकोश एंथर कहां पर होता है, तो यहाँ पर देखिए परागकोश जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर कहां पर होता है, ये पुष्प है, ये रियल में क्या है, पुष्प, पुष्प यानी कि पौधा, फूल, जो भी बोलिए आप। ठीक है, उसके बाद अंड या डिंब जिसको हम लोग ओवा बोलते हैं, वो कहाँ क्या होता है, अगुणित होता है। अंड और डिंब कहाँ है, तो इस चीज को ध्यान में देखिए। ठीक है, अंड और डिंब कहाँ है, ओवा कहाँ पर है, इस चीज को ध्यान में देखिए। यहाँ पर देखिए ओवा के बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है, चित्र में ओवा नहीं है, छोड़िए उसको। चलिए, अंड या डिंब हो गया। उसके परागकण को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। तो ये सब चीज को आपको ध्यान रखना है। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए अभी तुरंत। अंडाशय द्विगुणित होता है, परागकोश द्विगुणित होता है, अंडा या डिंब जो है वो अगुणित होता है, परागन जो है वो अगुणित होता है, नर युग्मक यानी कि मेल गेमेट वो भी अगुणित होता है, और युग्मनज जायगोट वो भी द्विगुणित होता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, युग्मनज जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट, ये शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी द्विगुणित संरचना होती है। ठीक है, तो युग्मनज जो है वो शुक्राणु और अंड दोनों के मिलने से द्विगुणित, यानी कि दोनों से मिलने से बनी एक द्विगुणित संरचना 2n होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। तो दो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले तो बाह्य निषेचन का व्याख्या करो, एक्सप्लेनेशन करो, उसके बाद इसका जो नुकसान क्या है बाह्य निषेचन का उसको बताओ। तो सबसे पहले देखिए, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड यानी कि मादा युग्मक, शुक्राणु वो नर युग्मक में होता है, अंड जो है वो मादा युग्मक में होता है, के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के, ठीक है, किसी शुक्राणु और अंड के संयुग्मन को या फिर संलयन को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन समझ में आ गया। इसके फलस्वरूप द्विगुणित परमाणु का निर्माण होता है, और एक चीज, इसके फलस्वरूप जो है ये दोनों के मिलने से द्विगुणित परमाणु यानी कि डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है, और अधिकांश जैसे कि शैवाल हो गया, मछली हो गया, या फिर आप उभयचर प्राणी हो गया, इन सभी में जो नर युग्मक और अंड युग्मक जो है का जो संलयन होता है, ठीक है, वो शरीर से बाहर जल में होता है, इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बाह्य निषेचन के बारे में भी 2 मार्क्स में आपको पूछ देगा। कोई अलग, अगर अदर बोर्ड से, बिहार बोर्ड के छोड़ के कोई बोर्ड से, तो हो सकता है 3 मार्क्स का पूछे, लेकिन ये पूछ देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इनके नुकसान क्या है इस चीज को समझते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज, बाह्य निषेचन से हानियां। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन आपको समझ में आ गया कैसे कैसे है। उसके बाद अब देखिए बाह्य निषेचन की हानियां, जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाए, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। ठीक है, और जीवधारियों का जो अत्यधिक संख्या में युग्मनों का निर्माण कर लेता है जिससे कि निषेचन अवसर बढ़ जाए, लेकिन इनमें जो युग्मन संलयन के अवसर है वो बहुत कम हो जाता है। हो सकता है वो संलयन हो या ना हो। संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है, और ये जो संतति है वो अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है। संतति शिकारों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है, इसके फलस्वरूप इनके उत्तरजीविता जोखिम पूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह जाती है, और संतति जो है वो शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति में गुजरती है। इसके फलस्वरूप इनकी जो उत्तरजीविता यानी कि जोखिम पूर्ण होती है, ठीक है, बहुत खतरे में होता है, और इसका संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बाह्य निषेचन का बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाह्य निषेचन वाला कुछ ज्यादा है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लैंगिक और अलैंगिक जनन वाला जो है ना क्वेश्चन, अंतर जो बताए थे उसको प्लीज ध्यान में रखना, वो लगभग पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए जुस्पोर यानी कि अलैंगिक जल बीजाणु, क्या है, अलैंगिक चल बीजाणु, सॉरी, अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। अब अलैंगिक चल बीजाणु और युग्मनज ये दोनों चीज हम लोग समझते हैं। जुस्पोर जिसको बोलते हैं अलैंगिक चल बीजाणु, ठीक है, जुस्पोर जिसको बोलते हैं हम लोग अलैंगिक चल बीजाणु,
यह नग्न चल कशाभिका युक्त संरचना है जो कि अलैंगिक जनन की इकाई है। इनका निर्माण जो है वो जनक कोशिकाएं के जीवदरे से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनके अग्र भाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। ये जल बीजाणु धानी में बनते हैं। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इंग्लिश में ये सब वर्ड लिखा हुआ रहेगा ना, आप लोग जल्दी पढ़िएगा, क्योंकि बायोलॉजी में लगभग इंग्लिश वर्ड को हिंदी में ही, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों सेम होता है, इसलिए हिंदी में लिखने पर जल्दी समझ में नहीं आता है। अब देखिए एक युग्मनज, एक हम लोग जुस्पोर्ट समझ लीजिए, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ भी सकता, कोई गारंटी नहीं है। देखिए, लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों यानी कि गैमेट्स के निषेचन से बनी रचना युग्मनज कहलाती है, ठीक है। तो लैंगिक जनन के दौरान किसके किसके नर और मादा युग्मक, अभी तो हम लोग तुरंत पढ़े यहाँ पर युग्मनज क्या होता है, ये भी तो पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी रचना युग्मनज कहलाती है, और यह जो है डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है, 2n होती है, तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित होती है। और थोड़ा सा विकसित होने के बाद ये भ्रूण और लार्वा में परिवर्तित होता है। हम लोग 10th क्लास में भी तो इसको पढ़े थे, वो जो जनन चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर 6 शायद, है ना। उसके बाद देखिए, लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण जो है बाह्य माध्यम में होता है, ठीक है। जैसे कि मेढक देख लीजिए, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित होता है, जैसे कि मनुष्य, ठीक है। तो मादा के शरीर के अंदर में होता है जैसे कि मनुष्य, और वहीं पे बाहर में होता है जैसे कि मेढक। तो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दे दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान देखिए। युग्म जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एम्ब्रोयोजेनेसिस और युग्मनज यानी कि गेमेटोजेनेसिस, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक है आपका युग्मक जनन और एक है भ्रूणोद्भव, जो भी है। अब यहाँ पर देखिए अंतर, नर तथा मादा जंतुओं में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्म जनन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, नर तथा मादा, इसको कलर को थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूं जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए, नर तथा मादा जंतुओं में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन, और यहाँ पर युग्मनज या फिर युग्माणु यानी कि जायगोट से संतति के विकसित होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में दे दिए। नर और मादा अगर मिलेगा तो वहां पर क्या करेंगे, युग्मक जनन कहेंगे। वहीं पे अगर सिर्फ एक यानी कि जायगोट से संतति के विकसित हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव कहेंगे, ठीक है। अब यह अर्धसूत्री विभाजन होती है, कौन, युग्मक जनन जो है वो अर्धसूत्री विभाजन होती है, और वहीं पे भ्रूणोद्भव जो है वो सूत्री विभाजन होती है, यानी कि मिटोसिस होती है, और ये मियोसिस होती है, ठीक है, द्वारा होता है। अब यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो युग्मनज दो प्रकार के होते हैं, एक है शुक्रजनन, एक है अंडजनन, क्योंकि भाई यहाँ पर नर और मादा मिलता है, नर हो गया शुक्रजनन और मादा में हो गया अंडजनन, ठीक है। अब वहीं पे ये भूतपूर्व अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत यहाँ पर निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। सबसे पहले युग्मक जनन यानी कि गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद निषेचन, उसके बाद विदलन एवं भ्रूण निर्माण। तो ये तीन चीज जो है यहाँ पर होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में दीजिए। युग्मक जनन, भ्रूणोद्भव, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में ये दोनों पॉइंट को लिख देना। कई बोर्ड में 3 मार्क्स से भी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड को छोड़कर, तो आप लोग भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। मतलब कोई पुष्प में निषेचन पश्च, ठीक है, निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, तो इस चीज को भी समझते हैं। पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन अ फ्लावर, पुष्पीय पौधे में दोहरा निषेचन तथा अतिरिक्त संलयन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है। तो एक चीज पहले पॉइंट देखिए, पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा अतिरिक्त संलयन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन एवं ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसके फलस्वरूप इसके रिजल्ट में भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रॉय सैक में द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रीय यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। इनसे क्रमशः भ्रूण एम्ब्रॉय तथा भ्रूणकोश एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। और भ्रूणकोश विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तनों होते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन क्या क्या, इसको अभी देखेंगे, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय फ्लावरन का निर्माण होता है। तो कुछ इस प्रकार का आप लोग यहाँ पर समझ गए कि भाई पुष्प में निषेचन वगैरह क्या क्या होता है। यहाँ पर दोहरा निषेचन और अतिरिक्त संलयन होता है। इसके फलस्वरूप जो है एक द्विगुणित युग्मनज और एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक ये सब बनता है। उसके बाद क्रमशः भ्रूण और तथा भ्रूणपोष ये दोनों बनता है। इन सभी चीजों को ध्यान में देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीजांड वृत्त जिसमें बीज वृत्त बनता है, अध्यावरण यानी कि बीजावरण बनता है, अंडावरण इसमें क्या बनता है, बीज द्वार बनता है, और बीजांड काय यानी कि न्यूसेलस, ठीक है, इसमें प्राय नष्ट हो जाता है, कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बनता है। और भ्रूणकोश, ये सभी चीज को देख लीजिए। भ्रूणकोश में एक अंड कोशिका हो गया जिसमें भ्रूण बनती है, और एक सहायक कोशिका हो गया जिसमें नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को देखिए,
प्रतिमुख कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती है, ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, और एक 6 नंबर में जो आपको पॉइंट आता है वो अंडाशय की भित्ति, ये क्या होता है तो देखिए फल भित्ति बनाती है। अंडाशय की भित्ति जो है वो फल भित्ति बनाती है। बीज में भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है। बीज चारों ओर से बाह्य तथा अंतःकवच यानी कि टेस्टा एंड टेगमेन से बने अध्यारोपण से घिरा होता है। भ्रूण अध्यावरण से घिरा होता है। भ्रूण बीज पत्रों के मध्य स्थित होता है। फल भित्ति की संरचना के आधार पर फल सरस अथवा शुष्क हो जाते हैं। इस चीज को, एक क्वेश्चन को आप अगर दोबारा देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ क्लियर नहीं आया। देखिए, पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो पहले क्या कीजिए, इसको तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद फिर इसको जो है अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। अब यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि भाई ये द्विलिंगी पुष्प क्या है, और अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और 5 द्विलिंगी मतलब कि पुष्प का नाम लिखने के लिए कह रहा है, और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य एवं वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। तो सामान्य और वैज्ञानिक नाम पता करने के लिए कह रहा है शिक्षक की सहायता से। तो देखिए पहले द्विलिंगी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर, जब पुष्प में पुमंग यानी कि एंड्रोसियम तथा जायांग यानी कि जीनोसियम दोनों होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। ठीक है, तो जब भी पुष्प में पुमंग हो और जायांग हो, दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पुष्प द्विलिंगी बोलेंगे। और सामान्यतः समीपवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले द्विलिंगी पुष्प जैसे, तो आप यहाँ पर 5 नाम दे दिया है। यहाँ पर तो वैसे 6 लिखा हुआ है लेकिन 5 ही लिखना आपको। सरसों यानी कि बेसिका कैम्पोट्रिस जिसका साइंटिफिक नाम है। मूली जिसको हम लोग कहते हैं रेफेनस सेटाविस। और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको पूछ देगा कि मटर का साइंटिफिक नाम क्या है। ठीक है, तो ये चीज को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये मोर के बारे में पूछ देता है, मोर पीकॉक के बारे में, तो ये चीज को आप ध्यान दीजिए। सरसों को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिका कैम्पेस्ट्रिस, इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हैं, ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, मूली को क्या बोलते हैं हम लोग, रेफेनस सेटेवियस। ठीक है, मटर को बोलते हैं पाइसम स्टाइवम, पाइसम स्टाइवम। सेब को बोलते हैं डॉलिकोस लबलब। ठीक है, और अमलतास को बोलते हैं केसिया फिस्टुला, एंड वहीं पे गुड़हल को बोलते हैं हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम आपका जो है हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है आपको, तो ये इस तरह करके भी याद कर लीजिएगा। और कभी कभी आपको इस तरह भी पूछ देगा, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सब सभी जो है क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी क्या होता है, तो पुमंग और जायांग के जो मिलने से यानी कि दोनों का मतलब कि दोनों होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधे के नाम जानते हैं। यानी कि किसी भी कुकुरबिट पादप में कुछ पुष्पों की जांच करने के लिए कह रहा है, और पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए, इन दोनों को पहचाने। और क्या आप अन्य एकलिंगी पौधे के नाम जानते हैं, और एकलिंगी पौधे का नाम भी आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भाई ये सभी चीजों को। देखिए, कुकुरबिट पादप पुष्प एकलिंगी होते हैं। कुकुरबिट पादप पुष्प जो है वो एकलिंगी होता है। नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है, और नर पुष्प में जो है वो जायांग उपस्थित होता है, क्योंकि एक लिंगी होता है तो नर में क्या होता है, जायांग अनुपस्थित होता है। वहीं पे पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं। ये प्रायः 2+2+1 के रूप में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, पुष्प में टोटल कितने, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। एक कुकुरबिट में पुष्प में कितना पुंकेसर होता है दोस्तों, 5, 2+2+1 के फॉर्मेट में। ठीक है, इनके परागकोश व्याकृत यानी कि ट्विस्टेड होते हैं। मादा पुष्प में पुमंग यानी कि एंड्रोसियम अनुपस्थित होता है। ठीक है, और मादा पुष्प में पुमंग जो है अनुपस्थित होता है, वहीं पे नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है। दोनों को ध्यान में देखिए, नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित रहता है यानी कि एब्सेंट रहता है, वो भी मादा पुष्प में पुमंग अनुपस्थित रहता है। और जायांग जो है वो त्रिअंडी युक्तांडी एक कोष्ठीय तथा अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। ठीक है, जायांग किससे किससे बनता है, एक त्रिअंडी, एक युक्तांडवी, युक्तांडपी, उसके बाद एक कोष्ठीय, उसके बाद अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। इसमें भित्ति लग्न बीजांडन्यास, ठीक है, बीजांडन्यास होता है। अंडाशय से विकसित सरल फल पेपो कहलाता है, और अंडाशय से विकसित सरस फल पेपो कहलाता है। ठीक है, सरल सरस फल पेपो, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अब अन्य एकलिंगी पौधे, तो देखिए एकलिंगी पौधे कौन कौन है, एक है मक्का जिसको हम लोग बोलते हैं जियोमेस, एक खजूर जिसको बोलते हैं फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, उस पपीता जिसको बोलते हैं कैरिपा पपाया, और नारियल जिसको बोलते हैं कोकोस, इंग्लिश में हम लोग कोकोनट बोलते हैं, दूसरी तरह कोकोस न्यूसीफेरा, और पपीता यहाँ पर आप देख लीजिए कैरिया पपाया। तो ये सब साइंटिफिक नेम है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ये एक लिंगी है। द्विलिंग में आपका ये सब आ जाता है, सरसों, मूली, मटर, सेब, अमलतास। ठीक है, मेंडल जो सबसे पहले किससे, मटर पे ही किया था, अमलतास, गुड़हल, तो ये सब हो गया एक लिंगी, और साइंटिफिक नेम ये हो गया। इसको भी ध्यान में रखना, आपको रट लेना है अभी, और इसको भी रट लेना है, ये चारों को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहीं पे आपका जो चैप्टर वो समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं, द एंड है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। देखिए क्या है, अंडपरजक
प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी कि सर्वाइवल सजीव पर्जक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। मतलब आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए एक बार चेक करा, देखिए अंड पर्जक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन यानी कि सर्वाइवल सजीव पर्जक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या करने के लिए कह रहा है। देखिए अंड पर्जक प्राणियों में निषेचित अंडे युग्मनज का विकास जो है वो मादा प्रणाली के शरीर से बाहर होता है, ठीक है। अंड पर्जक में जो है क्योंकि अंडा पहले बाहर हो जाता है उसके बाद ही उसका विकास होता है। और वे मादा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडों को सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है। शिशु निश्चित अवधि के पश्चात अंडे के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त हो जाता है, ठीक है। और शिशु का एक समय होता है, उस समय के बाद अंडे के फटने के बाद वो फिर निकल जाता है। और अंड पर्जक में बाह्य प्रवर्धन यानी कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, और ये शरीर के अंदर तो होता नहीं है, बाहर आकर के इसको क्या बोलते हैं, बाह्य परिवर्तन होता है। और यह पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों से प्रभावित होता है, ठीक है। किसी किसी पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों में से प्रभावित होता है। इसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक जोखिम युक्त होती है। अंड पर्जक प्राणियों को विकास के लिए कम समय मिलता है, अतः इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता सजीव पर्जक की तुलना में कम होती है। जैसे कि मत्स्य हो गया, उभयचर हो गया, सभी अंडे वाले प्राणी है, ठीक है। एक सरीसृप हो गया, एक पक्षी वर्ग के प्राणी हो गया, एक अंड पर्जक हो गया। तो ये जितना भी जो है ना अंड पर्जक क्या होता है, अंडा निकलने के बाद फिर उसका जो सब कुछ होता है सारा चीज वो बाहर में होता है, बाह्य परिवर्तन वगैरह, अंड पर्जक में विकास वगैरह जितना भी चीज होता है वो सब कुछ बाहर में होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग सजीव पर्जक का बात करें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरायुज यानी कि विविपेरस सजीव पर्जक, एक होता है अंड पर्जक, एक होता है सजीव पर्जक। अब आप लोग तो समझ ही गए, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। देखिए सजीव पर्जक में निषेचित अंडे यानी कि युग्मनज का जो परिवर्तन है वो मादा प्रणाली के शरीर में होता है, ठीक है। और इसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, इसे आंतरिक परिवर्तन है, यहीं पे इसमें बाह्य परिवर्तन, तो आंतरिक परिवर्तन कहते हैं यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट। शिशु का विकास पूरा होने के पश्चात प्रसव द्वारा इनका जन्म होता है। शिशु का विकास आंतरिक होने के कारण और परिवर्तन में अधिक समय लगने के कारण इनकी उत्तरजीविता अपेक्षाकृत कम जोखिमपूर्ण होती है। आंतरिक परिवर्तन होने के कारण ये बाह्य वातावरण तथा बाह्य परिभक्षी जीवों से सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि सजीव पर्जक की उत्तरजीविता अंड पर्जक की अपेक्षा अधिक होती है, और यही कारण है कि सजीव पर्जक की जो उत्तरजीविता है वो अंड पर्जक की अपेक्षा में अधिक होती है। क्योंकि कोई भी हो अगर अंदर में रहेगा, शरीर के अंदर में, तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेगा किसके कंपेरिजन में, जो बाहर में आए। तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना तक किया, आज 18 तक कवर कर लिया। तो आपका जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, जीवों में जनन, ठीक है, इसी का हम लोग वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन को कर रहे थे, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, उसी तरीके से फिजिक्स का भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, अगर आप लोगों को मजा आया तो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपकी तैयारी होती है यहाँ पर। और अपने दोस्तों को एक बार बता भी दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग सभी क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा है वैसे तो सभी है, लेकिन जो है पार्ट 1 को नहीं देखिए, प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ट्राई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।